मैं पीएल सोनी, महासचिव वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति बालको से बोल रहा हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता महासचिव वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन श्री लालचंद जैन जी करेंगे और देवरस साहब उनके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तृत जानकारी भी देंगे। हमारे कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश देवरस जी अपना उद्बोधन शुरू करें। छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक महासंघ के कोरोना काल में आयोजित इस 29वीं साप्ताहिक बैठक में उपस्थित सभी श्रोताओं का मैं आज अभिनंदन, अभिवादन और वंदन करता हूं। कोरोना के कारण हम सभी वरिष्ठ जन घर में बंद से हो गए हैं, नजरबंद से हो गए हैं और इसी कारण से मोनोटोनी, डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में कभी कभी आने लगते हैं। इससे बचने के लिए और इनसे थोड़ा सा अलग हट करके सोचने के लिए और कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से यह साप्ताहिक बैठक आयोजित की जा रही है। आज की इस बैठक की अध्यक्षता हमारे महासंघ के महासचिव श्री लालचंद जैन, जो कि दुर्ग से हैं, श्री लालचंद जैन दुर्ग के ज्येष्ठ नागरिक संघ पद्मनाभपुर के उपाध्यक्ष हैं और पिछले अनेक वर्षों से वे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक महासंघ बनाने में उनका बड़ा ही सहयोग और हाथ रहा है। आज उन्हीं के सहयोग से और उन्हीं के प्रयासों से हमारे महासंघ में करीब करीब 29 संगठन जुड़े हुए हैं। मैं सभी संगठनों के पदाधिकारी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत करता हूं और श्री लालचंद जैन जी को आज की इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित करता हूं। उनको माइक देने के पहले मैं आज सभी श्रोताओं को सूचित करना चाहता हूं कि अगले सप्ताह 23 तारीख को हमारे महासंघ की वार्षिक सामान्य सभा जूम के माध्यम से आयोजित की गई है, जिसकी सूचना श्री लालचंद जैन जी ने सभी को दे दी है और पुनः एक बार उनको स्मरण कराने की वे कृपा करेंगे। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए श्री लालचंद जैन जी को अध्यक्ष पद ग्रहण करने के पश्चात उद्बोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद देवरस साहब। मैं जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर साहब का परिचय भी देंगे और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन भी देंगे। श्री लालचंद जैन जी। थैंक यू सोनी जी, धन्यवाद सोनी जी। आज की सभा में उपस्थित संघ के अध्यक्ष श्री देवराज साहब, मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी, इंदौर से पूना से शामिल हुए श्री चिदम्बरे जी, उत्तराखंड से शामिल हुए हमारे अन्य सदस्यगण तथा छत्तीसगढ़ से समस्त संघों से उपस्थित, विभिन्न शहरों से उपस्थित समस्त साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी 29वीं मीटिंग है। सबसे पहले हमने 1 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर हमारा प्रथम प्रयास था। सबसे पहली मीटिंग, जूम मीटिंग हमने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर ही आयोजित किए थे, जिसमें लगभग 90 लोग शामिल हुए थे। उसके पश्चात क्रमशः हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हर हफ्ते अपनी साप्ताहिक बैठक जूम के माध्यम से कर रहे हैं और इसमें आप लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है और अधिक से अधिक संख्या लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि हमारे संघ में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से लगभग 5000 सदस्य शामिल है, जिसमें दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, रामानुजगंज, कोरबा, अंबिकापुर, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, पेंड्रा, बालको, कोरबा सभी शामिल है। इसमें लगभग 5000 हमारे सदस्य हैं तथा सभी सदस्य अपनी सक्रियता दिखाते रहते हैं, किंतु विगत 1 वर्ष से कोरोना महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण हम लोग अपनी सक्रियता इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बता पा रहे हैं। फिर भी
हमारे वरिष्ठ सदस्य, वृद्ध सदस्य जूम मीटिंग को अपनाकर, नई टेक्नोलॉजी को ग्रहण कर इस मीटिंग को सफल बना रहे हैं। हम अपने विभिन्न मीटिंगों में अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को व्याख्यान हेतु आमंत्रित करते हैं। आज हमने रायपुर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी को आमंत्रित किया है, जो कि MBBS BOMS है। श्री श्रीवास्तव जी CG हॉस्पिटल रायपुर एवं वरुण नेत्रालय रायपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ है। श्री श्रीवास्तव जी, डॉक्टर श्रीवास्तव जी हमें नेत्रों से संबंधित बीमारियों के बारे में अवगत कराएंगे तथा साथ ही मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट, कांच बिंदु यानी ग्लूकोमा और जो अभी जो कोरोना काल में नई बीमारी चालू हुई है ब्लैक फंगस, इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी देंगे। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के द्वारा बताई गई बातों पर अपनी जिज्ञासा का समाधान भी कर सकते हैं। उनके व्याख्यान के पश्चात प्रश्नोत्तर का काल होगा और डॉक्टर साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी है। मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे गायक है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, यूट्यूब में उनके गीत लोड होते रहते हैं। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि अगर समय बचता है तो हमें एक गीत जरूर सुनाए। मैं अब डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी। थैंक यू सर, थैंक यू जैन साहब। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि आपके उद्बोधन के बाद हमारे जो सदस्य हैं वो अपना प्रश्न रखकर आपसे उसकी जानकारी ले लेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीवास्तव साहब से कि कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करें और ज्ञान की एक दो बूंदें जो अथाह सागर जैसी आपके पास हैं उसमें से हम लोगों को देंगे। श्रीवास्तव साहब। धन्यवाद सोनी जी तथा लालचंद जैन जी। समस्त छत्तीसगढ़ और भारतवासियों को अक्षय तृतीया, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ईद का मुबारक दिन और आने वाले बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आज का व्याख्यान, जो कोविड संकट काल में नेत्रों की सुरक्षा, ज्ञान चक्षुओं, नेत्र बाहरी चक्षु हैं और ज्ञान चक्षु जो हम लोग अभी एक दूसरे से वेबिनार के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, इनकी रक्षा कैसे की जाए, आंखों के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि मैं बुजुर्गों से सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन्स के बीच में अपने आप को चर्चा का एक हिस्सा मानकर गौरवान्वित हो रहा हूं। मैं रायपुर से MBBS किया, रायपुर से MS किया और मैं लगातार नेत्र रोग के क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। सबसे मुख्य समस्या जो सीनियर सिटीजन को हो रही है, विगत 1.5 सालों में मोतियाबिंद सबसे कॉमन बीमारी हम सबको मालूम है कि हम सबके आंखों में जर जनित या उम्र के साथ होने वाले, जरावस्था के साथ होने वाले बीमारियां होती हैं। जैसे ओल्ड एज में प्रोस्टेट की समस्या, मेमोरी लॉस, स्लीप डिस्टरबेंस, वैसे ही आंखों में मोतियाबिंद सबसे कॉमन बीमारी। अगर 100 बुजुर्गों का नेत्र परीक्षण किया जाए तो उसमें से कम 75 लोगों को एक ही समय में, अगर एक हॉल के अंदर 100 बुजुर्गों को, 70 साल की उम्र के लोगों को, 65 साल के लोगों का नेत्र परीक्षण किया जाए तो या तो ऑपरेशन वाले केस मिलेंगे मोतियाबिंद के, या जिनका ऑपरेशन हो चुका है, या जिनके दोनों आंख में मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद मतलब कैटरैक्ट। कैटरैक्ट भारत का सबसे प्रमुख नेत्र का विकार है जो कि ओल्ड एज में देखने को मिलता है, जिसको जेरियाट्रिक इशू कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि वृद्धावस्था में जैसे बाल सफेद हो जाते हैं, दांत हमारे कमजोर हो जाते हैं, शरीर में कंपन आता है, वैसे ही आंखों में जो एकमात्र हमारे दोनों आंखों में एक एक लेंस होता है जिसे क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, वो लेंस में धीरे धीरे उम्र के साथ सफेदी आना चालू होती है, जिसे कि आंख के सामने बादल आ जाना, आंख के सामने धुंधला दिखना, अलग अलग तरीके से व्याख्या करी जाती है मरीजों के द्वारा। और ये सबसे कॉमन डिसीज है, आंख की सबसे सामान्य बीमारी है मोतियाबिंद, जिसका 100% सहज, सरल और त्वरित उपाय है लेंस प्रत्यारोपण। क्योंकि
बहुत सारे बुजुर्ग हमसे पूछते हैं मोतियाबिंद को, क्या मोतियाबिंद को रोका जा सकता है? तो हमारा जवाब यही होता है कि जैसे कि उम्र बढ़ रही है तो उम्र को हम नहीं रोक सकते, वैसे ही मोतियाबिंद को होने से या उसको पकने से नहीं रोका जा सकता। बहुत सारे होम्योपैथी की दवा, आयुर्वेदिक की दवा या गुलाब जल हमारे दादा, हमारे बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो आजकल वर्तमान चिकित्सा पद्धति में इस तरह के किसी भी आई ड्रॉप्स, किसी भी ओरल टैबलेट या किसी भी सिरप का स्थान नहीं है चिकित्सा विज्ञान में, जिससे कि मोतियाबिंद से निजात पा सके। भविष्य में हो सकता है कि 10 साल बाद कोई ऐसी तरीका निकल जाए जिससे मोतियाबिंद से निजात पाया जा सके आई ड्रॉप के द्वारा। पर अभी एकमात्र विकल्प लेंस प्रत्यारोपण है, और वो भी फेको पद्धति के द्वारा। फेको पद्धति अति आधुनिक लेंस के ऑपरेशन की पद्धति है, जिसमें हम फोल्डेबल मल्टीफोकल इंट्राओकुलर लेंस मोतियाबिंद ऑपरेशन के समय ही, जिस समय ऑपरेशन होता है उसी समय उपकरण के द्वारा उसकी सर्जरी करते हैं। उस उपकरण का नाम है फेको इमल्सिफिकेशन या फेको पद्धति, जिसमें कि चीरा भी नहीं लगता आंख में कोई इंजेक्शन लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, आंख में ऑपरेशन वाली आंख में पट्टी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, न ही किसी प्रकार का हॉस्पिटल स्टे, न ही किसी प्रकार का हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ये है आधुनिक पद्धति जो विगत 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य के हर जिले में पहुंच चुका है। फेको पद्धति, जिसके द्वारा आंख का ऑपरेशन करते हैं और विद इन 48 आवर्स, मेरे ख्याल से मानव शरीर का एकमात्र सक्सेसफुल सर्जरी मोतियाबिंद ऑपरेशन है, जिसका नतीजा 48 घंटे के अंदर मरीज को स्वयं महसूस हो जाता है। जैसे कि जितने भी आप शरीर में ऑपरेशन सुने होंगे, पथरी का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन, ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन या वासेक्टोमी ऑपरेशन, उसका नतीजा महीनों बाद, सालों बाद अपने को पता चलता है। पर आंख के मोतियाबिंद के ऑपरेशन का नतीजा घंटों में, 48 घंटे के अंदर हमको पता चल जाता है, यानी मरीज को पता चल जाता है कि उसका ऑपरेशन सफल हुआ, और उसको ऑपरेशन के दूसरे या तीसरे दिन से बहुत ही अच्छी आंख की रोशनी वापस आ जाती है। केवल काला चश्मा लगाकर उसको 4 से 6 हफ्ते तक अपने आंखों की सुरक्षा करना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे हमारे वृद्धजन, हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे बैंक एम्प्लॉय, वो अपने जॉब में जाते हैं। हम लोग 2 हफ्ते से 3 हफ्ते का बेड रेस्ट लिखते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति जिनके आंखों में मोतियाबिंद था, जिनके आंख की रोशनी बहुत कम हो गई थी, और खास बात मोतियाबिंद में यह है कि दर्द विहीन विजन का लॉस होता है। मतलब जो आंख की रोशनी कम होती है मोतियाबिंद में, उसमें कभी भी दोनों नेत्र में पेन नहीं होता। ये एकमात्र बीमारी जिसमें आंख में दर्द नहीं होता और आंख की रोशनी चले जाती है, पर ऑपरेशन के बाद पूरी रोशनी वापस आ जाती है। अगर मोतियाबिंद पकने की प्रक्रिया में या उस दौरान या उस दरमियान अगर आंखों में तीव्र पीड़ा होती है, तो उसी स्थिति में तत्काल नेत्र विशेषज्ञ के पास आकर उसका त्वरित उपचार कराना चाहिए, क्योंकि मोतियाबिंद में कभी दर्द नहीं होता। ग्रेजुअल डिमिनिशन ऑफ विजन, ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन विदाउट एनी पेन। आंख में दर्द नहीं होता, और मोतियाबिंद में दर्द न होने के कारण भी मोतियाबिंद के मरीज ग्रामीण अंचल के, वो काफी विलंब से पहुंचते हैं। ग्रामीण अंचल के मरीज हमारे पास बहुत देर से आते हैं, क्योंकि गांव में ऐसा है कि उनको लगता है कि आंख में तो दर्द नहीं है, और धीरे धीरे धुंधला दिखना चालू होता है। शहर के मरीजों की तुलना में गांव के मरीज चश्मा भी कम लगाते हैं, मतलब उनका आई चेकअप भी बहुत कम होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा एक संदेश है कि प्रतिवर्ष 50 साल से उम्र के बाद हर व्यक्ति को अपने नेत्र का परीक्षण 40 के बाद ही नेत्र का परीक्षण एक बार नेत्र विशेषज्ञ से या ऑप्टिशियन से या ऑप्टोमेट्रिस्ट से अवश्य कराना चाहिए, ताकि पढ़ने का चश्मा, अखबार पढ़ने का चश्मा, चेक में साइन करने के लिए नजदीक का चश्मा, ये 40 के बाद आता है, जिसको कि प्रेस बायोपिया कहते हैं। ये एक तरह का दृष्टि दोष होता है। ये एक तरह का दृष्टि दोष है, जिसके इंग्लिश में हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। जैसे छोटे बच्चों को लगने वाला चश्मा मायोपिक चश्मा कहलाता है। जो 16 साल की उम्र में, 18 साल, 20 साल में आजकल बच्चों को देखते हैं, दैट इज ड्यू टू मायोपिया, दूरदृष्टि दोष, उसके कारण लगने वाला चश्मा। और जरावस्था या 40 के बाद वाला चश्मा प्रेस बायोपिक ग्लासेस कहलाता है। और कैटरेक्ट के बाद इंट्राऑकुलर लेंस की सर्जरी हो जाती है, जिसको हम लोग स्यूडोफेकिया कहते हैं। उस ऑपरेशन के बाद
6 से 8 हफ्ते तक काला चश्मा लगाना पड़ता है। उसके बाद हल्का सा एक सूक्ष्म पावर का एक चश्मा अखबार पढ़ने के लिए दिया जाता है, जिससे कि रोगी या बुजुर्ग जन पूर्ण स्वस्थ होके टू व्हीलर भी चला सकते हैं, अपने कार्यस्थल पे ज्वाइन कर सकते हैं, कार भी चला सकते हैं, रात में कार चला सकते हैं और पेपर भी पढ़ सकते हैं। ये हुई मोतियाबिंद की बात, जो कि 100 में से 70 से 75 लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कॉमन आई डिसीज है, पेनलेस लॉस ऑफ विजन। अब मैं बात करूंगा काला मोतिया की, ग्लूकोमा की, या जिसका दूसरा नाम है कांच बिंद। कांच बिंद अवश्य एक ऐसी बीमारी है जो छत्तीसगढ़ में 3% जनसंख्या को, खासतौर पे 45 वर्ष के ज्यादा उम्र के जनसंख्या को अब तेजी से देखने को मिल रहा है। कांच बिंद, ग्लूकोमा या फिर काला मोतिया, इसके 2-3 नाम हैं। इसको पहले काला पानी भी कहते थे, इस बीमारी का नाम काला पानी होता था। ये धीरे धीरे आंखों की दृष्टि का हरने वाला एक काला चोर है। काला चोर मतलब स्लोली स्वीट पॉइजन ऑफ योर विजन, मतलब आपके आंख की नजर धीरे धीरे कमजोर होती है। आप भले चिकित्सक ही क्यों ना हो, अगर आपके आंख में ग्लूकोमा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप चश्मे पे चश्मा बदली कराते रहेंगे, आई स्पेशलिस्ट के पास भी जाएंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि 40 वर्ष की अवस्था के बाद जितने मिडिल एज के लोग आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, उन सबका आई प्रेशर चेक करें। आई का प्रेशर, नेत्र का दबाव, जैसे हम लोग सभी सीनियर सिटीजन जाते हैं तो क्लिनिक में जाके पहले अपना बीपी चेक करवाते हैं, ब्लड प्रेशर, जो कि स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा चेक किया जाता है, जिसका नाम बीपी एपरेटस है। वैसे ही हम लोग शुगर का टेस्ट कराते हैं, वैसा ही आई का प्रेशर का चेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंख का दबाव बढ़ता है तब काला मोतिया या ग्लूकोमा की बीमारी का पता चलता है। दृष्टि का हरने वाला काला चोर, जिसे कि काला मोतिया कहते हैं, 45 साल 40 साल की उम्र के बाद ये प्रायः देखा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में, पूरे भारतवर्ष में। काला मोतिया, ग्लूकोमा या फिर कांच बिंद, ये किस पे पाया जाता है? जैसा मैंने बताया कि कुछ बीमारियां शुगर के मरीजों में ज्यादा पाई जाती हैं, मोतियाबिंद भी उसमें शामिल है, ग्लूकोमा भी शामिल है। ग्लूकोमा या काला मोतिया उन लोगों को ज्यादा होता है जिनको बचपन में किसी एक आंख में चोट लगा हो, खेलते समय बॉल से, शटल कॉक इंजुरी, टेनिस बॉल इंजुरी या फिर टेबल टेनिस बॉल इंजुरी। जिस चोट को आंख बर्दाश्त कर लेती है बचपन में, उस चोट वाली आंख में 30 साल के बाद, अगर 16 साल की उम्र में चोट लगा है तो 46वें वर्ष में अगर आंख में पीड़ा होती है, दर्द होती है, तो हमको आंख का प्रेशर चेक करना चाहिए और काला मोतिया की डायग्नोसिस बनती है उसमें। उन लोगों को जिनको परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी काला मोतिया की शिकायत है, मतलब जिनके परिवार में पहले से बुजुर्गों को काला मोतिया की शिकायत है, उनके बच्चों को, युवा पीढ़ी को पहले से सतर्क किया जाना चाहिए कि आपके ग्रैंडफादर, मदर या किसी को काला मोतिया था या जिसको ग्लाकोमा था। तो ये एक जेनेटिक डिसीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, तो इसको ज्यादा गंभीर माना गया है, मोतियाबिंद से ज्यादा गंभीर। हालांकि इसका प्रतिशत, इसकी जो जनसंख्या के अनुपात में केवल 2 से 3% लोगों को आंख में प्रभावित होता है, वो भी 45 साल की उम्र के बाद। और इसका लक्षण है हमेशा भौं में या सामने की तरफ सिर दर्द होना, आंख के भौं में दर्द होना, चश्मे का बार बार नंबर चेंज होना, शाम शाम को सिर दर्द रहना, आंखों के सामने, अगर जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं या कार चलाते हैं, उनके आंखों के सामने इंद्रधनुष के समान सतरंगी छल्ला दिखाई देना। सतरंगी ऐसे एक लहर दिखाई देती है, खासतौर पे नाइट ड्राइविंग करते हैं अपन महसूस करते हैं, ट्रक की रोशनी जब आती है, हेडलाइट, तो कई बार कई रंगीन छल्ले दिखाई देते हैं। तो ये ऐसा जब महसूस होता है, सिर भारी रहना, और कभी कभी आंख में दर्द होकर अगर उल्टी होती है, वॉमिटिंग, नौशिया विथ हेडेक, एकमात्र बीमारी, आंख की बीमारी जिसमें उल्टी होना आंख का लक्षण है, न कि पेट की बीमारी का लक्षण। एकमात्र आंख की बीमारी जिसमें कि आई का प्रेशर बढ़ता है, तो उसको एंगल क्लोजर ग्लाकोमा कहते हैं। 2 तरह का ग्लाकोमा होता है,
एक क्रॉनिक सिंपल ग्लूकोमा, एक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। आंख के प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की रोशनी धीरे धीरे कम होती है और चश्मे से, दवा के द्वारा, आई का प्रेशर चेक करके और शुगर टेस्ट करके हम इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। हर जिला अस्पताल में, हर सिविल सर्जन के कार्यालय में, हर नेत्र विशेषज्ञ के पास उपकरण रहता है जिससे आई का प्रेशर हम लोग चेक करते हैं और परिवार की हिस्ट्री लेते हैं और परिवार के सदस्यों को इस बात की जानकारी देते हैं कि इनको ग्लूकोमा है, जो कि परिवार के अन्य सदस्यों को, बेटे को और बेटियों को हो सकती है। तो उनको भी साल में एक बार, जब उनकी उम्र 40 से ज्यादा हो, अपना आई चेकअप कराएं और आई का प्रेशर चेकअप कराएं, ताकि प्रेशर हाई होने पर हम उसको ग्लूकोमा के श्रेणी में डालें और पूरी जिंदगी या तो आई ड्रॉप डालना पड़ता है, ग्लूकोमा में आई ड्रॉप का सेवन करना पड़ता है या आई ड्रॉप इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ टैबलेट्स भी हैं जो आई का प्रेशर कम करती हैं। जिन लोग आंख का ऑपरेशन कराना उचित समझते हैं, उनका दो पद्धति से, काला मोतिया ग्लूकोमा में दो पद्धति से आंखों का सफल ऑपरेशन किया जा सकता है। पहला है लेजर पद्धति, जिसमें कोई चीरा नहीं लगता आंख में और आंख का प्रेशर फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के द्वारा आंख का प्रेशर कम किया जाता है ताकि आंख की रोशनी बची रहे। और इसको ज्यादा गंभीर माना गया है काला मोतिया को। मोतियाबिंद की तुलना में काला मोतिया को ज्यादा गंभीर बीमारी मानी गई है, क्योंकि इसमें एक बार, ग्लूकोमा में एक बार रोशनी जो खत्म हो जाती है या जो रोशनी समाप्त हो गई, वो ऑपरेशन के बाद भी वापस लौटकर नहीं आती। ये हम सबको ध्यान रखना है। तो जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, वो साल में एक बार चश्मे की जांच अवश्य कराते हैं आप लोग। उसके साथ ही आई का प्रेशर भी चेक कराते होंगे और आंख के रेटिना की जांच। खास तौर पर हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन, जिनको डायबिटीज, थायराइड, अस्थमा, ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट पेन या फिर और भी कोई हार्मोनल डिसीज है, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इसमें से कोई भी तरह की कोमॉर्बिडिटी अगर है तो उनको आई का प्रेशर चेक कराना बहुत जरूरी है, जिससे कि ग्लूकोमा अर्ली स्टेज में पता चल सके। और अर्ली स्टेज पे केवल एक आई ड्रॉप्स पूरी जिंदगी, बची हुई जिंदगी डालना ही पड़ेगा, तब आपके आई का प्रेशर कंट्रोल रहेगा। नहीं तो आई का प्रेशर बढ़ने से आंख के पीछे रेटिना और ऑप्टिक नर्व, हमारे आंख का वो सबसे नाजुक हिस्सा जिससे हमारी दृष्टि अभी नजर आ रही है, हम ये वेबिनार कर पा रहे हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों को खोलकर आपसे ये चर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी नेत्र जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानेंद्री मानी गई है, उसके जो ऑप्टिक नर्व है, जो ब्रेन से हमको कनेक्ट करता है। आई इज अ विंडो ऑफ ब्रेन। हमारे नेत्र, दोनों नेत्र मस्तिष्क का एक कपाट है जिससे ऑप्टिक नर्व कनेक्ट करता है। अगर वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया आई का प्रेशर बढ़ने के कारण, मोतियाबिंद में कभी भी ऑप्टिक नर्व डैमेज नहीं होता, ये ध्यान रखें। मोतियाबिंद ज्यादा भी पक जाएगा, 6 महीने बाद ऑपरेशन कराने आते हैं। सबसे दुर्भाग्य, कोविड संकट काल में हमारे मोतियाबिंद के मरीज जिनको आंख में कभी पीड़ा नहीं होती थी, वो अभी हमारे पास ग्लूकोमा में कन्वर्ट होकर आ रहे हैं, क्योंकि उनका ऑपरेशन नवंबर 2020 में हो जाना था, पर घर के सदस्यों का, समाज का दबाव, कोविड के कारण जो प्रोटोकॉल निर्मित हुए, जो हम लोग नजरबंद हुए, जैसा कि एक वरिष्ठ नागरिक ने बताया कि हम लोग सब अभी नजरबंद हैं, उसके कारण हमारे नजरों की रोशनी बहुत तेजी से प्रभावित हो रही है। और जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन अक्टूबर नवंबर में हो जाना था, वो अगर मई के महीने तक विलंब हो गया और उस आंख में दर्द उठ गया, तो उस आंख का त्वरित ऑपरेशन सेम डे, जैसे अगर संडे को भी आज मरीज आएगा तो हमको अभी 2 घंटे के अंदर ऑपरेशन थिएटर खोलना पड़ेगा और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसका बजट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जो पहले ऑपरेशन में फेको पद्धति से करवाता तो 25,000 या जिसका 15,000 में ऑपरेशन हो जाता, उसका चार्जेस भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दुर्भाग्य से कोरोना काल में नेत्र रोगियों की संख्या 3 गुनी बढ़ गई। इसमें बच्चे भी शामिल हैं और मिडिल एज के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि उनको जॉब, वर्क फ्रॉम होम, इस कल्चर के कारण वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, तो उनको भी डिजिटल स्ट्रेन हो रहा है, आंखों में बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। जिनको कि मल्टीनेशनल में काम करना पड़ रहा है, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है,
पर उनको जॉब असाइन कर दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम करिए, तो उनको भी आंखों की तकलीफ हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में नेत्र रोगियों की संख्या कोरोना संकट काल में 3 गुने बढ़ गए। ये मैं स्वीकार करता हूं, नेत्र ऑपरेशन की संख्या कम हुई है, क्योंकि जिन बुजुर्गों को समय पर हमारे पास पहुंचना था, जो होली के पहले ऑपरेशन के लिए आना चाहते थे, वो नहीं आ पाए। इस बीच में पुनः लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो गई। तो ऐसे में हम स्वयं बुजुर्गों को रोक देते हैं कुछ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देकर, ताकि वो अपने आंखों को सुरक्षित रखें और जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएं, अपने आंखों को ऑपरेशन के लिए लाएं। नो नीड ऑफ एनी हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें किसी भी तरह का अस्पताल में भर्ती होने का आवश्यकता नहीं है। जो भी आंख के ऑपरेशन होते हैं, सवेरे 11 बजे पेशेंट आता है, शाम के 4 बजे अपने घर रवाना हो सकता है। टोटल हॉस्पिटल स्टे 5 to 6 आवर्स। अब जो मैंने आपको सभी को बताया, मोतियाबिंद या कैटरैक्ट, काला मोतिया, कांचबिंद या ग्लूकोमा के बारे में। एक में दर्द होता है, एक में दर्द नहीं होता, और दोनों में आंख की रोशनी कम होती है। पर मोतियाबिंद ज्यादा कॉमन है, क्योंकि 100 में से 70 लोगों को होता है, और काला मोतिया 100 में से केवल 2 या 3 लोग को होता है, पर वो ज्यादा घातक है, क्योंकि उसमें आंख की रोशनी जो चले गई वो हमेशा के लिए चले जाती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। अब मैं आपको जो ज्वलंत समस्या बच्चे से लेकर बूढ़े तक छत्तीसगढ़ राज्य में हम पहले इम्तिहान में अभी जस्ट हम सभी ने, पूरे भारतवासियों ने, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों ने, एक परीक्षा में अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमारा आया ही था कि एक और भयंकर परीक्षा की डेट घोषित हो गई, जो हम सबको 8 अप्रैल से 6 अप्रैल से पुनः लॉकडाउन में जाना पड़ा। मतलब हमारा सेकंड एग्जाम आ गया, वो कोरोना की दूसरी लहर। और उस दूसरी लहर के समाप्ति के दौरान ही म्यूकरमाइकोसिस नामक एक वाकई चिंता में डाल देने वाला एक अत्यंत दुर्लभ रोग पुनः छत्तीसगढ़ राज्य में तेजी से पैर पसार रहा है। इसके लिए मैं सबको सचेत करना चाहूंगा, वरिष्ठ नागरिकों को, बच्चों को, युवा पीढ़ी को, आपके जितने घर में हैं, संयुक्त परिवार में ग्रैंड चिल्ड्रन, बेटा बहू, बेटी दामाद, सबको अलर्ट करना है। जिनको कोविड हुआ या न हुआ, नहीं भी हुआ तो भी अगर उनके शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति कमजोर है, तो अच्छे से अच्छे खाते पीते घर के लोगों को भी म्यूकरमाइकोसिस, या जिसका नया नाम मीडिया के द्वारा और कुछ मेडिकल डॉक्टर्स के द्वारा ब्लैक फंगस दिया गया। ब्लैक फंगस ये एक घातक रोग है। इसमें आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, पर इससे डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस रोग का कोरोना से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बीमारी पूर्व से ज्ञात है। अब आप पूछेंगे कि अगर ये बीमारी पहले थी तो अभी कोरोना समाप्ति के दौरान या कोरोना की दूसरी लहर के अंत में फिर से कैसे प्रकट हो गई? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। गुजरात, दिल्ली जो क्राउडेड सिटी हैं, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात में, गोवा में, ऐसे शहरों में, महानगरों में, कॉस्मोपॉलिटन सिटी में, जहां पे कि ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन है और वहां पे कोविड की लहर चल रही थी, उसी बीच में एक फंगस जो कि मौका परस्त फफूंद है, म्यूकरमाइकोसिस मौका परस्त फफूंद है, या जिसे कहेंगे अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई। ये हवा में मौजूद है, ये हमारे आसपास मौजूद है फंगस, पर हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता था, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी, हम अच्छे खाना पीना अपना रखते थे, जीवन शैली स्वस्थ रखते थे, तो ये फंगस हमारे शरीर में नहीं आता था। पर चूंकि बहुत सारे लोगों को कोविड काल के दौरान हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, आईसीयू में रहना पड़ा, ऑक्सीजन बेड में रहे, वेंटिलेटर पे रहे, या हैवी डोज स्टेरॉइड चला। जितने बुजुर्ग हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको थायराइड की बीमारी है, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, जिनको पथरी की शिकायत है, जिनका कोई
कैंसर का उपचार चल रहा है और वो स्टेरॉइड पे हैं, उनको ही केवल जिनका कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जिनका कहीं ना कहीं से कोई जीवन रक्षक दवा लंबे समय तक चले आ रही है, चाहे वो ब्लड डिसीज हो, चाहे कैंसर का उपचार हो, चाहे उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, चाहे नी ज्वाइंट हाल में ही रिप्लेस हुआ हो और हैवी डोज स्टेरॉइड पे हैं और उनको डायबिटीज भी है, या फिर जिन लोग कोमा में थे, जिनको राइल्स ट्यूब नाक के द्वारा आहार दिया गया, जिनको लंबे समय तक मास्क लगाना पड़ा हॉस्पिटल में, उन्हीं को म्यूकरमाइकोसिस की आशंका है। पर इससे भयभीत होने की, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम एक स्वस्थ जीवन प्रणाली के साथ इस फंगल इन्फेक्शन को, इस वायरल फेज के अंतिम चरण में इस फंगस अटैक को आसानी से हम इससे जूझ सकते हैं और जांबाजी से इससे मुकाबला कर सकते हैं और इसका इलाज उपलब्ध है। इसका कोई वैक्सीन नहीं होता। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस है, फंगस का कोई वैक्सीन नहीं होता। ओरल टैबलेट्स हैं और आईवी इंट्रावीनस इंजेक्शंस हैं जो कि महानगरों में अभी फिलहाल उपलब्ध हैं और हमारे शहर छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी शीघ्र ही इसकी दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी, पर इससे घबराने की बात नहीं है। मैं सभी वरिष्ठ जनों को बताना चाहूंगा वो क्या लक्षण है जिससे हमको सचेत हो जाना है, सतर्क हो जाना है कि हमको कहीं फंगस के बीमारी का कोई अटैक तो नहीं होने वाला। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आप याद करिए आज से 6 महीना पहले, 8 महीना पहले जब पहली लहर आई थी, हम सब ने शायद एक ना एक बार परिजनों के हित में या स्वयं की बीमारी अवस्था में अपने जीवन में कम से कम 1 से 2 बार RT-PCR टेस्ट अवश्य कराए हैं। सभी लोग एक ना एक बार RT-PCR टेस्ट अवश्य कराए होंगे। भारत के प्राय सभी लोग, बहुत ही किस्मत वाले वो लोग हैं जिनका आज तक रैपिड एंटीजन भी नहीं हुआ या फिर RT-PCR नहीं हुआ। मैं खुद चिकित्सक हूं, मैं अपना RT-PCR टेस्ट कराया हूं क्योंकि मुझे क्लिनिक जाना पड़ता है और मैं कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता हूं और नेत्रों के ऑपरेशन भी करता हूं। तो RT-PCR में सैंपल कहां से लिया जाता है, वही इशारा काफी है आपके लिए। 2 सैंपल लिया जाता है, नेजल म्यूकोजा एंड ओरल म्यूकोजा। हमको अगर ये दोनों म्यूकोजा या दोनों झिल्लियों का, नाक की झिल्ली और मुंह के अंदर जीभ के ऊपर की झिल्ली, अगर उसकी सफाई, उसका हाइजीन प्रॉपर करेंगे, कोरोना का भी खतरा कम हो गया और वायरस अटैक का भी खतरा कम हो गया। मैं बताना चाहूंगा कि लक्षण क्या हैं। सबसे पहले दांत में दर्द, तीव्र पीड़ा दांत में। उसके बाद दांत का हिलना या जबड़ा कमजोर हो जाना, चबाने में तकलीफ। आप कोई भी चीज चबा रहे हैं, अगर आपके दांत अच्छे हैं और चबाने में आपको जबड़े के पास दर्द हो रहा है, तो ये एक लक्षण हो सकता है म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का। हमेशा नाक बंद रहना, एक नाक बंद रहना या 2 नाक बंद रहना, दोनों नाक बंद रहना। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, जब दोनों नाक बंद रहते हैं तो विक्स वेपोरब सूंघ लेते हैं, स्टीम ले लेते हैं और कुछ लोग नेजल ड्रॉप और ट्रिविन भी डाल लेते हैं, नाक खुल जाती है। पर अगर नाक से ब्राउन कलर का डिस्चार्ज, ब्लैक कलर का डिस्चार्ज या खून का रिसाव नाक से हो रहा है, ये एक गंभीर बात है। अगर आपके मुंह के अंदर तालू में काले चकत्ते का निशान, भूरे रंग का कोई निशान, क्योंकि हम रोज दांत साफ करते हैं तो जिब्भी भी करना चाहिए या टंग क्लीनिंग करना चाहिए, उस बीच में अगर कभी जीभ से, ओरल कैविटी से अगर हल्का सा ब्लड निकले या कोई ब्राउनिश डिस्चार्ज निकले, भूरे रंग का स्राव, तो हमको बिल्कुल अप्रत्याशित ही होगी ये बात, क्योंकि आज तक हमने ऐसा महसूस नहीं किया कि हमारे मुंह से कोई ब्राउन डिस्चार्ज निकले, हमारे नाक से कोई ब्राउनिश ब्लैकिश डिस्चार्ज निकले और हमारा बीपी नॉर्मल है। क्योंकि जब कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बुजुर्गों का खास तौर पे, तो उनके नाक से कभी कभी ब्लीडिंग निकल जाती है, या बहुत तेज गर्मी में युवा पीढ़ी के भी नाक से ब्लीडिंग निकलती है जब नाक में मस्से होते हैं। पर ऐसा नाक का बंद होना, बार बार नाक में दर्द, रिकरेंट नेजल डिस्चार्ज, आंखों से डिस्चार्ज,
आंखों से धुंधलापन होना, आंख की पलक का बार बार तेजी से झपकना और कई बार हमेशा एक आंख का मूंदा जाना, जिसे हम लोग मेडिकल साइंस में टोसिस कहते हैं। टोसिस, एक आंख की पलक नहीं खुल रही है, दूसरी खुल रही है, यह है म्यूकरमाइकोसिस का लक्षण। आंख का बाहरी तरफ बल्ज हो जाना या आंखें प्रोट्रूड हो गई, बड़ी बड़ी आंख दिखने लगी, बाहर की तरफ आ रही हैं। आंख को छूने से तीव्र पीड़ा, आंख में तेज दर्द, आंख से धुंधलापन, आंख का लाल हो जाना, पलकों पर सूजन, चमड़ी का लाल हो जाना, चेहरे पर एक साइड काले दाग अचानक आ गए, धब्बे, जो कि माता के लक्षण नहीं है। माता का निशान हर कोई जानता है कि पानी वाले ब्लिस्टर्स होते हैं, पर इसमें काले चकत्ते चेहरे पर आते हैं, पलकों के ऊपर, माथे पर या फिर चीक्स में, गाल पर। यह है म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। और इसके साथ ही कान में झंझनाहट होना, कोमा में आ जाना, अचानक बेहोशी की अवस्था। इन लक्षणों के साथ अगर हमको आंख को घुमाने में, दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाने में पीड़ा हो रही है, आंख लाल हो गया, तो ये म्यूकरमाइकोसिस का लक्षण है। इससे बचा जा सकता है। हम जब भी घर से बाहर निकलें, चाहे हम कोविड से निगेटिव हो गए आज या कोविड पॉजिटिव हैं, तो होम आइसोलेशन पे ठीक होंगे। ठीक होने के बाद हमको अपने डाइट पे ध्यान देना है, ओरल हाइजीन पे ध्यान देना है, नाक की सफाई। पहली बार आपको इस मंच से बोल रहा हूं, जो हमारे दादा लोग करते थे, हमारे बुजुर्ग करते थे, शायद पिछले 20 साल में हम भूल गए। नाक छिनकना या नेजल ब्लोइंग, हमने नेजल हाइजीन को कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए शायद कोरोना में हम लोग को इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हम लोग बीड़ी, सिगरेट और गुड़ाखू का सेवन करते हैं और तंबाकू का सेवन करते हैं। तो जो लोग ये ज्यादा करते हैं उनको म्यूकरमाइकोसिस का खतरा ज्यादा है, क्योंकि उनके मुंह में वैसे ही छाले रहते हैं। वो कैंसर के लिए भी बहुत प्रोन पेशेंट हैं, या उनको कैंसर का भी खतरा है और उनको म्यूकरमाइकोसिस का भी खतरा है, क्योंकि हाल में ही वो अगर कोविड से पॉजिटिव से निगेटिव हुए तो उनके शरीर में प्रॉपर एंटीबॉडी नहीं बन पाई, और इस बीच में उन्होंने अपने ओरल हाइजीन, नेजल हाइजीन, चेहरे की सफाई, आंखों की सफाई का ध्यान नहीं दिया और लापरवाही किए, और शुगर लेवल बढ़ गया। या फिर स्टेरॉइड का सेवन करना पड़ रहा है, भले दमा की बीमारी के लिए स्टेरॉइड ले रहे हैं, पर अगर ऐसे बीमारियों के लिए अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं तो आप निरंतर एमडी मेडिसिन डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट और डेंटिस्ट के संपर्क पर रहें। कम से कम महीने में एक बार फोन से बात कर लीजिए। अगर ये लक्षण जो मैंने आपको बताए, म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण या ब्लैक फंगस के लक्षण अगर आपके शरीर में, चेहरे पर नजर आता है, तो चेहरे का लकवा भी मार सकता है, हम कोमा में भी जा सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा लेट करने पर मृत्यु की आशंका भी रहती है। पर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्षण एकदम सामान्य है। समय पर पहुंचने से इलाज आपके शहर में पहले से मौजूद है। एंटी फंगल टैबलेट्स 4 से 6 हफ्ता गोली खाने से ठीक हो सकता है। इसकी सर्जरी भी होती है, जो कि प्लास्टिक सर्जन के साथ हम लोग मिलकर करते हैं। केवल नेजल स्मीयर, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट के द्वारा, नेजल स्वाब के द्वारा हम इस बीमारी का डायग्नोसिस कर सकते हैं। इस बीमारी से बचाव, म्यूकरमाइकोसिस या फंगस से बचाव के लिए हमको हमेशा घर से बाहर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक, हमको जब तक कि मौसम ठंडा ना हो जाए, हमको डबल मास्क लगाकर निकलना है। भीड़ में नहीं जाना है, ये लगातार शासन की तरफ से हिदायत दी जा रही है। उसके बाद भी अगर हम भीड़ भाड़ की जगह में जाते हैं तो डबल मास्क का इस्तेमाल करें। लगातार बीटाडीन गार्गल करना है और हमको स्टीम इनहेलेशन लेते रहना है। डायबिटीज के रोगी खास ध्यान देंगे, HbA1c का टेस्ट कराना है, ताकि अगर म्यूकरमाइकोसिस आगे बढ़ता है तो उसका तात्कालिक इलाज हो सके। मानसिक तनाव में न रहते हुए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना है। जैसे आप सभी लाफ्टर क्लब, योगा क्लब और बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़कर नेकी का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सिमी श्रीवास्तव और मेरी बेटी शिवली श्रीवास्तव मानसिक
तनाव के दौर से गुजरते हुए इन पीड़ित लोगों को साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के द्वारा लोगों पे पॉजिटिव थॉट्स केवल वर्बल कम्युनिकेशन या काउंसलिंग के द्वारा, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के द्वारा डिप्रेशन, अवसाद और जो अभी बहुत ही पीड़ा का समय हम सब के लिए गुजर रहा है, उसमें उन लोग साइकोथेरेपी कर रहे हैं लगातार। और उसने अपनी कंपनी का नाम शिव टेंसिटी रखा है और आकांक्षा इंस्टीट्यूट, जो लगातार हैंडीकैप लोगों के लिए भी इस तनाव के अवसर पर हैंडीकैप लोगों को भी, फिजिकली हैंडीकैप, मेंटली हैंडीकैप को लगातार वर्चुअल मीटिंग के द्वारा प्रतिदिन एक एक्सरसाइज कराते हैं और योगा कराते हैं और मानसिक उपचार करके केवल बातचीत के द्वारा, सलाह के द्वारा उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। अंत में मैं कहना चाहूंगा, इम्तिहानों का यहां दौर यूं ही चलता है, इम्तिहानों का यहां दौर यूं ही चलता है, आंधियों में भी उम्मीदों का दिया जलता है, आंधियों में भी उम्मीदों का दिया जलता है, कल की उम्मीद पर ही इंसान जिया है यारों, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, उसका तो खुदा है यारों। आप सभी से अनुरोध है कि आज के इस वेबिनार को, इस वर्चुअल मीटिंग में अगर आपके कोई भी प्रश्न जो ब्लैक फंगस, कोविड क्राइसिस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कैटरैक्ट और ग्लाकोमा से संबंधित है तो अवश्य पूछ सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इस ज्वलंत मुद्दे को केवल जागरूकता की रोशनी देकर इससे निपटा जा सकता है। किसी भी स्तर पर हम सब की लापरवाही पूरे समाज को भोगनी पड़ेगी, तो हमें मिलजुल कर इस जंग को जीतना है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर मेरा कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है मनोज श्रीवास्तव सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और मैं चाहूंगा कि जिनके प्रश्न हो कृपया अपना हाथ रेस करें। दामोदर जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं दामोदर भिलाई से बोल रहा हूं सर। आपने बहुत हाँ। अच्छा सारगर्भित उद्बोधन दिया। 2-3 वर्ष पूर्व शंकरा नेत्रालय में अपने ग्लोकोमा का सर्जरी करवा चुका हूं। वेरी गुड। आपने प्रेशर की बात की सर, तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है अभी कि प्रेशर कुछ बढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली प्रेशर कितना, उसके मेजर तो हम लोग नहीं कर सकते सर, जैसे ऑक्सीमीटर है, बाकी चीजें हैं। तो इसके लिए प्रेशर बढ़ा है ऐसा मुझे आभास हो रहा है, तो उसके लिए टैबलेट कोई बताएं सर, ताकि मैं उसका सेवन कर सकूं। हाँ दामोदर जी, जी एवं समस्त वरिष्ठ जन, हम लोग ऑनलाइन में तो कोविड जैसे घातक रोग को होम आइसोलेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में और दुर्ग में काफी सफलतापूर्वक केवल पेशेंट्स का चेहरा देखकर उसको अस्पताल जाने से रोका, उनको आईसीयू में एडमिट होने से रोका। सभी सुधीजनों को, सभी हमारे वरिष्ठ जनों को मैं बताना चाहूंगा, जैसा ब्लड प्रेशर की एक आदर्श स्थिति होती है, जो हमारे जवानी में, यंग एज में हमारा बीपी 110/70 कभी हुआ करता था, फिर 120/80 हुआ, फिर 140/90 हुआ। तो एक आदर्श लेवल रहता है, एक रेंज रहता है। वैसे ही आंखों का प्रेशर 12 से लेकर 20 तक, 18 या 20 तक मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये हमारे आई का स्टैंडर्ड आदर्श प्रेशर है। हमको अपनी जिंदगी 90 साल की आयु तक, जब तक हम ईश्वर ने हमारी जिंदगी दी है, हमको अपने आई का प्रेशर 18 के अंदर रखना है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम सबका, युवा पीढ़ी का भी, और जिनकी उम्र 50 साल है वो भी, और जिनकी उम्र 80 साल है वो भी। तो आई का प्रेशर घर में डिजिटली अगर चाहें तो ऐसे आंख के ऊपर दोनों उंगली को रखते, जैसा मैं इशारा कर रहा हूं, आंख को हल्का सा गोलाई में आप दोनों आंख को टच करके देखें, अपनी आंख का भी देखें और अपने बेटे की भी आंख का।
या कोई ऐसा व्यक्ति जिनकी उम्र 45 साल है, 40 साल है, दोनों के आंख के प्रेशर में जो एक रिजिडिटी या एक जो कड़ापन महसूस होगा, उसको आप बस एक तुलना का माध्यम मान सकते हैं। किसी भी तौर पे हम घर के अंदर आई का प्रेशर नहीं नाप सकते। नजदीक के कोई भी आई स्पेशलिस्ट को आप टाइम स्लॉट लीजिए, जबकि वो अपने चेम्बर को बकायदा एयर फ्यूमिगेट करके, सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग भी स्पेशल टाइम स्लॉट, जैसे कि दोपहर 3:30 से 4 बजे, उस समय किसी भी अस्पताल में, किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में भीड़ नहीं होती। प्रायः 4 से 4:30 बजे इस समय किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में भीड़ नहीं होती। जाकर आप प्रेशर चेक कराइए। उसके बाद जो आई ड्रॉप मैं बता सकता हूं, पर खाने की टेबलेट मैं इस मंच से आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि कई बार उसके साइड इफेक्ट होते हैं टेबलेट्स के। आप सिंपल बहुत सारी आई ड्रॉप्स शंकर नेत्रालय चेन्नई जाने के पूर्व आप आयोटीम 0.5% अवश्य डाले होंगे। मेरा सलाह यह है कि दिन में 2 बार आयोटीम 0.5% आई ड्रॉप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको आंख का तनाव ज्यादा लग रहा है तो। पर मेरा आपका निवेदन रहेगा कि आप कल या परसों में किसी भी आई स्पेशलिस्ट, नजदीक के निकट के आई स्पेशलिस्ट के चेंबर में जाकर प्रेशर चेक कराएं। और आपका ऑपरेशन सफल हुआ, ये जानकर बहुत खुशी हुई, और शायद आपको आई ड्रॉप्स डालने से मुक्ति मिल गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ओके सर, एक आयोटीम इमरजेंसी के लिए आयोटीम हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनका कि सक्सेसफुल आई सर्जरी हो गया और उसके बाद उनको लगता है कि मुझे फिर से धुंधलापन अगर फिर से आ रहा है, तो वो आई प्रेशर बढ़ने का एक अंदेशा हो सकता है। आप बताने का कष्ट करेंगे कि आपके दोनों आंख का ग्लूकोमा सर्जरी हुआ या एक आंख का हुआ? एक ही आंख का हुआ है सर, राइट आई। हाँ, तो अब ये उसी आंख में क्या कैटरेक्ट की भी सर्जरी हुई क्या? आपके आंख में लेंस भी लगा हुआ है? जी हाँ, कैटरेक्ट विद ग्लूकोमा। यस, वेरी गुड। तो अब तो आंख की रोशनी आपकी वापस आ गई, आप अपने नॉर्मल। बिल्कुल आ गई सर। बहुत अच्छी बात है कि आपके आंख में 2 बीमारियों का एक साथ इलाज हुआ, कैटरेक्ट विद ग्लूकोमा, और दोनों में लेंस लगाया जाता है, और दोनों में आई का प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। तो केवल आयोटीम आई ड्रॉप्स ही मैं प्रिस्क्राइब कर सकता हूं, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर कोई? आर एस पांडे। हाँ, पांडे बोलिए पांडे साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार राम सनेही जी। मैं 20 साल पहले शंकर नेत्रालय से दोनों आंख का कैटरेक्ट एज वेल एज ग्लूकोमा दोनों का ऑपरेशन हो चुका है। वेरी गुड, क्या बात है। और उसके बावजूद भी मुझे आई ड्रॉप रेगुलरली डालना पड़ता है। हाँ। तो आई प्रेशर जो आपने बताया कि 12 से 20 रखना ही है जी, तो आदर्श एक्चुअल कितना रखना है? 15, 20, 80, 16 सबसे बेस्ट है। अगर आपका आई का प्रेशर एक टारगेट लक्ष्य है, अगर 16 का है जी, तो आपके आंख में धुंधलापन, लहराना, या कभी इंद्रधनुषी छल्ले, या आंख के सामने मच्छर घूम रहा है, आंख के सामने कोई मक्खी आ गई, ऐसा अचानक आभास होता है, ये सब सिम्टम ठीक हो जाते हैं अगर हमारा आई का प्रेशर, जैसे मैं भी अपने साल में, मेरी एज 50 से ज्यादा है, मैं अपने आई का प्रेशर स्वयं अपने क्लिनिक में चेक कराता हूं, वो 16 आता है। उसके लिए गहरी नींद जरूरी है, गहरी नींद 6.5 से 7 घंटे की निद्रा अगर होगी तो आई का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आंख को सुस्ताने का मौका मिल गया। थैंक यू सर। नेक्स्ट राधेश्याम प्रसाद जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार प्रसाद साहब। हाँ सर, ये आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा, काफी अच्छी जानकारी मिली। इसमें हमको एक जानकारी चाहिए थी। हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है 1 साल पहले। बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो थोड़ा आंख में हल्का हल्का भारीपन लगता है और रोशनी हल्का हल्का कम लगता है, तो क्या ये आयोटीन जो आपने बताया है ये ड्रॉप डालना भी सकते हैं क्या? नहीं, ये तो मैंने दामोदर जी के लिए बताया जिनको काला मोतिया है। आपका तो कैटरेक्ट सर्जरी हुआ है, आपके आंख में फोल्डेबल लेंस लगा हुआ है, फोल्डेबल लेंस जी, ठीक है। तो आपके आंख के ऑपरेशन के, हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें कोई ऐसा
ड्रॉप है जो डालना है तो थोड़ा मेंटेन रहे बराबर, एकदम जैसा अभी दिख रहा है बराबर साफ दिख रहा है, ठीक ऐसे है। दिखते रहे। मैं चाहूंगा कि जिस विशेषज्ञ ने आपकी चिकित्सा की है, सर्जरी की है, आप बिल्कुल 1 हफ्ता 15 दिन में अगर आपको वास्तविक तकलीफ है तो उसी सर्जन के पास जाके या तो चश्मे का नंबर बदलवा लीजिए। जी शुगर बढ़ने से, ब्लड प्रेशर बढ़ने से या आई का प्रेशर बढ़ने से जी मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन के बाद भी धुंधलापन बरकरार रहता है, या कभी कभी लेंस के पीछे जो कृत्रिम लेंस आपको लगाया गया और जी। ये बोलकर लगाया गया कि जब तक आपकी अंतिम सांस चलते रहेगी तब तक ये लेंस काम होगा, कारगर रहेगा। लेंस को जी। नहीं बदला जाता। एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, चाहे वो 27 साल पहले ऑपरेशन हुआ है, पर उसको रोशनी बकायदा मिलेगी आखिरी सांस तक। ये विज्ञान जी। का चमत्कार है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पुष्पलता तो- मैडम प्लीज। हाँ, हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था सर, यानी पूरा अच्छा, कंठस्थ thank you। याद हो गया करीब करीब। मैं विलेज स्टील प्लांट के रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ सर, और मैंने विलेज हाँ। स्टील प्लांट के डॉक्टर भाटिया से कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया। बहुत हाँ, successful कीर्ति मैडम से। था। हाँ। हाँ, कीर्ति मैडम। से जी। और 1920 में ही एक महीने के अंतर से करवाया मैंने, और हाँ। बिल्कुल सब ठीक चल रहा है सर। कभी कभी थोड़ा थोड़ा आंख में पानी आता है, तो मैंने अपने लोकल हमारी जो आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर ममता दानी, उनको मैं दिखाती रहती हूँ। उन्होंने मुझे लुब्रेक्स ऑइंटमेंट आई ड्रॉप डालने के लिए कहा है, तो ये सर मुझे कब तक डालना है? पूरे ग्रीष्म काल के दौरान, खासतौर पे अपन जुलाई के महीना आते तक ये आई ड्रॉप डालना चाहिए। लुब्रेक्स से अच्छा वाला आई ड्रॉप्स है सोहा लिक्विजेल, SOHA, सोहा लिक्विड तो सर, मैं लिख हाँ, लेती हूँ। सोहा लिक्विजेल लुब्रेक्स से बेटर है, जो मैं अपने घर में रखता हूँ। अपने घर के जितने सर। सीनियर सिटीजन हैं उनके आंखों में डालता हूँ। वृद्धावस्था में आंख से आंसू बनने की मात्रा कम हो जाती है। जी सर। और पानी ज्यादा पीना है आप सभी को। विटामिन सी का सेवन आप लोग कर रहे हैं, जिंक का भी कुछ लोग कर रहे होंगे, यस और सर। आर्थराइटिस के लिए कैल्शियम भी आप लोग ले रहे हैं, विटामिन D3 ले रहे हैं, ये आंखों में भी फायदा करता है। सर, और सोहा लिक्विजेल मुझे- सभी बुजुर्ग अपने आंख में डाल सकते हैं। ओके सर। SOHA। इस दवा को डालने Thank you, का sir. खास एक तरीका है, फ्रिज के अंदर आई ड्रॉप्स को रखना है, फ्रिज के अंदर जहां हम पानी की Yeah. बोतल रखते हैं, या और सवेरे 10 बजे और शाम के 7 बजे 2 बार Okay, sir. एक एक बूंद डालना है। तो आपके आंख में तरावट रहेगा, आप हमेशा फ्रेश महसूस करेंगे, आपके आंख में कोई भी बीमारी नहीं होगी। पनाफर जी, श्री DS हेलो। पनाफर, हाँ बताइए सर आपका प्रश्न। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार बनाफर जी। सर वो क्या है, मैं 2012 में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। बहुत अच्छी बात है। अभी मैं पिछले मतलब 3-4 महीना पहले से देख रहा हूँ कि जैसे हाई लाइट आता है ट्रक का या कार का, तो रेसा रेसा टाइप का बनता है इसका। इसके पहले नहीं था, अभी 3-4 महीना पहले से हो रहा है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कृपया लक्षण पुनः बताएं। रेशा रेशा समान बनता है, उसकी व्याख्या करें। क्या आपको नहीं। नजर में आता है, दिखाई देता है, या आंख से कोई डिस्चार्ज निकलता है? नहीं, जैसे माने 2 धारी निकलता है, आंख में रोशनी पड़ता है तो सामने का जब रोशनी पड़ता है तब। समझ गया। आंख के पर्दे की जांच अवश्य जरूरी है। आपका बीपी अच्छा। शुगर कंट्रोल होना चाहिए। आंख के पर्दे में सूजन की निशानी है, और अच्छा रेटिना चेकअप जरूरी है। आपके आंख में लेंस लगा हुआ है, आपको रेटिना चेकअप कराना है। अच्छा तो उससे पता चलेगा कि रेटिना में खिंचाव होने पर तेज हाँ। आंख की, तेज लाइट की रोशनी हमारी अच्छा। आंख बर्दाश्त नहीं कर पाती। देवरस साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश देवरस बिलासपुर से बोल रहा हूँ। मेरे जी, आप दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक तो ये जी। ब्लैक फंगस के बारे में है। या ब्लैक फंगस सिर्फ जो जिनको कोविड-19 का अटैक हो चुका है और उससे वो रिकवर हो रहे हैं उस पीरियड, या उन्हीं लोगों को होता है, या किसी कॉमन आदमी को भी हो सकता है? मैंने अपने उद्बोधन में, व्याख्यान में ये बात कवर किया था
कि ये जी, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। अच्छा, नॉट नेसेसरी कि कोविड के हाँ। अटैक के बाद ही होगा। दूसरा नहीं। था, मैं खुद ही रेटिनल एज रिलेटेड रेटिनल डीजनरेटिव स्पॉट्स का मरीज हूँ पिछले जी जी, अनेक वर्षों ARMD कहते हैं उसको, ARMD कहते हैं, ARMD। या और मेरा वो गलती से डॉक्टर बावन कुड़े ऑफ नागपुर, उन्होंने हाँ, कैटरेक्ट प्रशांत। का ऑपरेशन, हाँ प्रशांत, उन्होंने करीब करीब 5 साल पहले 2014 में ऑपरेशन कर दिया था, लेकिन उससे जी। कोई फायदा नहीं हुआ और उल्टा मुझे एक आंख से तिरछा दिखने लग गया। और ये रेटिनल स्पॉट का मैं रेगुलर चेकअप बिलासपुर में कराता हूँ और उसमें मेरे जो फिजिशियन डॉक्टर हैं, डॉक्टर देशपांडे, मदन देशपांडे, ये बोलते हैं कि पिछले 2-3 सालों से मैं चेकअप कर रहा हूँ, देयर इज हार्डली एनी डिटोरिएशन। तो वो कुछ डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इंजेक्शन लेकर के जो साइट है, आई साइट है और जितना विजन है उसको आप रिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव तो नहीं कर सकते। तो क्या ये इंजेक्शन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं है, इसमें आपकी क्या राय है सर? देवराज साहब, ये जो आपने प्रश्न किया है ये डेफिनेटली काफी डिबेटेबल, या कहना चाहिए इस पे बहुत ही मेडिकल डिपार्टमेंट में भी दो अलग अलग स्कूल हैं जो एक उसका समर्थन करते हैं, एक उसका विरोध करते हैं। तो डॉक्टर्स में भी अगर आप बिलासपुर के ही 6 डॉक्टरों से कंसल्ट करेंगे तो 3 लोग उससे फेवर में रहेंगे, 3 लोग उसके अगेंस्ट रहेंगे। उम्र को देखते हुए अगर रेटिना आपका एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है, मैकुला नेत्र का सबसे नाजुक हिस्सा है जी, मैकुला, है ना, मानव शरीर में सबसे नाजुक नेत्र, और नेत्र का सबसे नाजुक हिस्सा मैकुला कहलाता है, जी, है ना। अगर वहां पे सुई के नोक के बराबर भी थोड़ा सा भी धक्का लगा या थोड़ा सा भी चोट लगी तो आदमी हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाता है। जो हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण नहीं देखना, वो इसी मैकुला के बर्न को बचाने के लिए, इसी मैकुला में बर्न हो जाता है सूर्य ग्रहण देखने से। इसलिए हम मैकुला को बचाने के लिए, मैं चाहूंगा कि केवल कंजर्वेटिव जो आपको मदन देशपांडे जी दवाइयों से या आई ड्रॉप्स के द्वारा लगातार 3 साल से ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं, उसी पद्धति का पालन करते हुए आप आगे बढ़ें। अगर आप आंख के अंदर इंजेक्शन लेते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर दोबारा ब्लीडिंग अगर वहां हो गई तो जो रोशनी अभी है आपकी चल रही है, भले थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, आपने बताया कि जो भी आप अखबार पढ़ते हैं लेटर्स थोड़े टेढ़े दिखते हैं, तो उसको अपन इग्नोर करें, उसको नजरअंदाज करें। और अगर आप फ्रूट्स खा सकते हैं तो उसमें क्रैनबेरी, बहुत सारे नए नए फल आ गए, क्रैनबेरी आ गया जो आंख की रोशनी, और एवोकेडो आ गया, बहुत सारे फल हैं जो आंख के रेटिना को मजबूत करते हैं। अखरोट, बादाम अपन पहले भी खाते थे। तो इस तरह के कुछ फ्रूट्स खा के, विटामिन सी और विटामिन ए हम जानते ही हैं, पपीता खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, ये सब खाकर हम लोग अपने आंख की रोशनी, रेटिना की रोशनी को बरकरार रख सकते हैं। पर इंजेक्शन के फेवर में मैं नहीं हूं, इंजेक्शन के फेवर में नहीं हूं। उन्होंने मुझे एंटीऑक्सीडेंट आई साइट प्लस करके एक टैबलेट है कैप्सूल टाइप का, वो और कैटागॉन एस आई ड्रॉप एंड लुब्रिफ्रेश, ये 3 चीजें उन्होंने प्रिस्क्राइब की है। पिछले 2-3 सालों से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो कम से कम मुझे जितना विजन है वो तो उसको मेंटेन कर रहा हूँ। और 2-3 बार ये अवश्य जरूर है। हाँ, अगर आप कभी फ्री रहें या जब हालात सुधर जाएं तो अवश्य आप अगर चेन्नई जा सकते हैं या हैदराबाद जा सकते हैं तो अवश्य एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में जरूर दिखाएं, क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी का केस है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, नो एग्रेसिव ट्रीटमेंट। आंख के अंदर इंजेक्शन लगाना ये एग्रेसिव ट्रीटमेंट कहलाएगा, उसके फेवर में मैं नहीं हूं। Thank you, sir. Thank you, sir. My wife would like to ask. Yeah. क्वेश्चन रखें। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे आँख नीचे दोनों साइड में ना सूजन आती है, सूजन में थोड़ा फूले फूले दिखते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, लाइफ स्टाइल का ही है ये मेरे ख्याल से। और हाँ, मतलब सूजन आंखों के आसपास नहीं आता,
किसी भी उम्र में नहीं आता। आंख के पलकों में सूजन मतलब या तो कोई इंसेक्ट पलकों बाइट के या नीचे। पलकों के नीचे जस्ट हाँ। एकदम आँख हाँ, तो उसके लिए आप एमडी मेडिसिन डॉक्टर को जो भी जनरल चेकअप कराते हैं उनसे ये सवाल करिए, क्योंकि डायरेक्ट ये 100% आई का सिम्टम नहीं है, किसी अन्य बीमारी का लक्षण चेहरे में प्रतीत होता है, जैसे जॉन्डिस या पीलिया। उसमें आंख का सफेद हिस्सा पुतली के किनारे वो पीला पड़ जाता है, पर उसको जॉन्डिस का इलाज आई स्पेशलिस्ट कभी नहीं करता। हाँ, आई स्पेशलिस्ट के नाते मैं सलाह दूंगा कि बर्फ से सेकाई करें तो आंख का सूजन कम होगा, आंख के पलकों का सूजन कम होगा बर्फ से सेकाई करने से। तो अब मैं चाहूंगा कि अगर किसी का प्रश्न ना हो तो अब डॉक्टर साहब ने बहुत जानकारी दी, अब इनके कंठों से जरा सुनिए जी। कंठ से गाना सुना जाए। जी सर। गाना, एक गाना सुनेंगे हम। हाँ हाँ, उनकी- वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इसके बाद मैं इकबाल सिंह जी को बुलाऊंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं संगीत का बड़ा पुजारी हूँ, शायद इसी वजह से आज 55 साल ईश्वर की दया से, माता पिता के आशीर्वाद से मेरे को, मैं उम्मीद करता हूं कि ताउम्र मुझे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, मैंने सभी बीमारी को चैलेंज किया हुआ है। अपने स्तर पे मैं भरसक कोशिश करता हूं। मेरी अर्धांगिनी डॉक्टर सिमी श्रीवास्तव वो मदद करती हैं कि हम लोग तनाव मुक्त जीवन जिएं। उसके लिए प्रतिदिन मैं मोहम्मद रफी के भजन सुनता हूं और किशोर कुमार के कॉमेडी सॉन्ग सुनता हूं और मुकेश जी के भी कुछ गीत सुनता हूं और सुमन कल्याणपुर के। मैं रफी साहब का फैन हूं, तो एक साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत पेश करना चाहूंगा। और मैं रफी साहब का भक्त हूं और उनके इंटरनेशनल ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं। साहिर साहब का एक गीत है, पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने, पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। हम सभी के लिए जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहान में हमको, नफरतों के जहान में हमको, प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह जान पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने, पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। शुक्रिया। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर। एक हाँ, इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य हम सबको जीने की प्रेरणा देता है कि एक दूसरे की मदद से ही हम समाज के वर्तमान ढांचे को
साबुत रख सकते हैं। बहुत ही संकट की घड़ी आप सब बुजुर्गों को मैं अपने बीच पाकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मुझे मेरे पिता डॉक्टर विनोद चंद्र श्रीवास्तव, मेरी स्वर्गीय माता श्रीमती अरुण लता श्रीवास्तव की याद ताजा हो गई और मैं उनके आशीर्वाद से ही चिकित्सक बना और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश अभी भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन आपने दिया, बहुत ज्ञानवर्धक दिया और आपके गाने ने तो कार्यक्रम में शोभा बढ़ा दी सर। हमारे हम लोग आभारी हैं। मैं सभी बुजुर्गों की तरफ से प्रणाम करता हूं आपको। और अब मैं इकबाल सिंह से चाहूंगा कि इकबाल सिंह जी धन्यवाद ज्ञापन करें, उसके बाद लालचंद जैन जी कृपया श्रद्धांजलि के लिए नाम सभी का बताएंगे। इकबाल सिंह। मैं मनीष श्रीवास्तव साहब ये चाह रहा था कि मेरी आवाज जरूर आप तक पहुंचे, क्योंकि मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का निर्देश हुआ है और मैं तो आपकी प्रशंसा में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रियली एक पर्सनालिटी हो आप जो कम से कम एज ए डॉक्टर, एज ए इतने अच्छे सिंगर, अच्छा, और इतने से आपने अपनी बातों को रखा। रियली आई इम्प्रेस्ड विद योर, बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपको। और मैं साथ ही साथ इस कन्फ्रंटेशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री देवव्रत साहब और आज के अध्यक्ष आदरणीय श्री लालचंद जैन और इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं हमारे श्री आदरणीय श्री पुरुषोत्तम लाल जी सोनी, आप और यहाँ पर हमारे जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इस कार्यक्रम की उन्होंने गरिमा बढ़ाई है और इस कार्यक्रम में जुड़ के जिन्होंने इसको शिरकत की है, मैं सबको आज के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ। और फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी और आपका आज के कार्यक्रम में मुझे मौका लगा, मैं इसके लिए इस संस्था का आभारी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल सिंह जी। सर डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छा मंच हमें मिलता है कि आज हमारे जो साथी दिवंगत हो गए हैं और हम उनको आज श्रद्धांजलि दे सकते हैं इस मंच से, क्योंकि अब इससे अच्छा मंच हमें नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अध्यक्ष श्री लालचंद जैन जी से निवेदन करूंगा कि कृपया श्रद्धांजलि के लिए नाम सभी का पढ़ें और सभी लोगों से निवेदन है कि अपने ही स्थान पर बैठ के उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट की प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर। श्री लालचंद जैन जी। मैं पिछले हफ्ते कुछ हमारे साथी हमसे बिछुड़ गए, उनका नाम पढ़ के सुना देता हूँ, उसके पश्चात हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। श्री नारायण वर्तक बिलासपुर 10 मई, श्री चंद कुमार जी परगनिया दुर्ग, श्री सी के रॉबिन्सन दुर्ग 10 मई को, श्री बीपी मंडल बालको कोरबा से 11 मई, श्री ए जी खान कवर्धा 13 मई, श्री राम गोपाल सोड़कार बालको 15 मई, श्रीमती फातिमा बेगम कवर्धा से 15 मई एवं श्रीमती शांति देवांगन कवर्धा से ये भी 11 मई को। इसके अतिरिक्त आज हमारे संघ के कोषाध्यक्ष श्री शर्मा जी के भाई साहब का भी निधन आज ही हुआ है। हम इन सबको अपने संघ की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभी सदस्यों से निवेदन है कि कृपया हाथ जोड़कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम शांति 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 शांति। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अमूल्य समय दिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर बहुत मनीष अच्छे तरीके से, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को जानकारियां दी हैं, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं आपके और आशा करते हैं यदि मौका लगा तो हम चाहेंगे कि एक बार फिर आप हमें समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष महोदय की इजाजत से मैं सभा समाप्ति की घोषणा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय कृपया अनुमति दें। और सभी का हृदय से धन्यवाद और कार्यक्रम समाप्ति की इजाजत चाहूंगा। अगली मीटिंग के लिए सभी लोग जुड़े, बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी।